हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम बैंक की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम बैंकों का स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट के अंतर्गत जो बैंक्स होते हैं वो प्रतिवर्ष अपनी संपत्तियों एवं दायित्वों के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो किसी भी बैंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का सही आकलन उसके स्थिति विवरण या बैलेंस शीट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक बैंक के संपूर्ण लेनदारी और देनदारी का विस्तृत वर्णन होता है। बैंक के दायित्व या देनदारियों के अंतर्गत उन राशियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि एक बैंक द्वारा अपने अंशधारियों या जमाकर्ताओं को चुकाई जानी होती है। बैंक की परिसंपत्तियों या लेनदारियों में बैंक के पास नकद निधियों, केंद्रीय बैंक के पास जमा निधियों, अन्य बैंकों में जमा निधियों, अल्प सूचना ऋणों, विनियोगों, ऋण एवं अग्रिमों आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो समझते हैं कि बैलेंस शीट का स्वरूप कैसा होता है। तो व्यापारिक बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एक वर्ष बाद एक निश्चित दिनांक पर अपना स्थिति विवरण प्रकाशित करना पड़ता है। भारत में पहले यह 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाता था, परंतु अब इसे 31 मार्च को प्रकाशित किया जाता है। देयताओं या लायबिलिटीज़ को बाएं भाग में तथा परिसंपत्तियों या एसेट्स को दाएं भाग में दर्शाया जाता है। 18 जनवरी 1991 को भारत सरकार ने बैंकों के स्थिति विवरण का प्रारूप संशोधित किया है। नए प्रारूप के अनुसार अब इसे खड़े प्रारूप या वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि बैंकों की बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इसमें हमने सबसे पहले टेबल्स में बैंकों की लायबिलिटीज़ या दायित्व के बारे में इनमें दायित्वों को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हम डिफरेंट आइटम्स को रखते हैं, जैसे कि संचय तथा आधिक्य या रिजर्व एंड सरप्लस को, जमाओं को, ऋणों को एवं अन्य दायित्वों को इस तालिका में प्रदर्शित किया जाता है और अंत में इनकी जो वैल्यू होती हैं इनके योग को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट के 2 कॉलम में एक वर्तमान वर्ष का विवरण रहता है और इसके अलावा पिछले वर्ष का भी विवरण दिया जाता है। संपत्तियों के संबंध में यदि हम बात करें तो इसमें रोकड़ तथा रिजर्व बैंक से शेष को दिखाया जाता है। इसके अलावा बैंकों में शेष मांग पर तथा अल्प सूचना पर देय जो होता है उसको भी दिखाया जाता है और विनियोग, अग्रिम, स्थायी संपत्तियां एवं अन्य संपत्तियों को भी एसेट्स के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और अंत में इसके योग को लिखा जाता है। अब आइए समझते हैं कि देयताओं और परिसंपत्तियों के अंतर्गत जिन आइटम्स को शामिल किया जाता है उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देयताओं में पूंजी को प्रदर्शित किया जाता है। तो स्थिति विवरण में बैंक अपनी पूंजी को निम्नलिखित रूपों में दर्शाता है। सबसे पहला है अधिकृत पूंजी। तो प्रत्येक बैंक काम शुरू करने से पहले अधिकृत पूंजी की घोषणा कर देता है। इसी पूंजी के आधार पर अपने अंश निकालता है। अधिकृत पूंजी से अभिप्राय उस अधिकतम पूंजी से है जो बैंक लोगों से आवश्यकता पड़ने पर एकत्रित कर सकता है। दूसरा एक प्रकार होता है जिसको कि हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। तो यह आवश्यक नहीं कि कोई बैंक अपनी समूची अधिकृत पूंजी को कीमत के बराबर ही जनता के अंश को बेचे। अधिकृत पूंजी में से जितना अंश जनता में वास्तव में जारी किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। इसके अलावा एक स्वीकृत पूंजी का भी प्रकार होता है। तो जारी या निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे लेने के लिए जनता प्रार्थना करती है उसे स्वीकृत पूंजी कहा जाता है। और सबसे अंत में
चुकता पूंजी को रखा जाता है, तो स्वीकृत पूंजी का वह भाग जो लोगों द्वारा वास्तव में चुका दिया जाता है उसे चुकता पूंजी कहा जाता है। एक दूसरा आइटम इसमें होता है जिसको कि सुरक्षित कोष या रिजर्व फंड कहा जाता है। तो प्रत्येक बैंक एक सुरक्षित कोष का निर्माण करता है और इस कोष का निर्माण अतिरिक्त लाभ से किया जाता है। और सुरक्षित कोष के दो प्रकार होते हैं, एक वैधानिक कोष जो कि आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, अर्थात बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास कोष के रूप में रखते हैं और इसके अलावा कुछ अन्य कोष के बारे में भी इसमें वर्णन किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो जमा राशि है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। तो बैंक चालू सावधि जमा तथा अन्य खातों के धनराशि का विवरण इस आइटम के अंतर्गत देते हैं और कुछ अन्य बैंकों से जो ऋण होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें दूसरे बैंकों से लिए गए ऋण का ब्यौरा लिखा जाता है, पहले देश के अंदर के बैंकों से और उसके बाद विदेशी बैंकों से प्राप्त ऋण को लिखा जाता है। इसमें देय बिल भी शामिल होता है। तो जिन बिलों का भुगतान करना बैंक स्वीकार करता है यहाँ उन सब का कुल जोड़ लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य बिल होते हैं, इनमें उन बिलों की राशि दिखाई जाती है जो बैंक के पास ग्राहकों द्वारा राशि एकत्रित करने के लिए जमा किए जाते हैं और अंत में लाभ और हानि भी दिखाई जाती है। तो बैंक को वर्ष भर में जो लाभ प्राप्त होता है वह इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। चूंकि लाभ अंशधारियों को चुकाना होता है इसलिए यह बैंक की देयता है। अब आइए देखते हैं कि लेनदारियों या परिसंपत्तियों या एसेट्स के अंतर्गत किन किन आइटम्स को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जो नकदी या कैश बैंक के पास अवेलेबल होता है उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो व्यापारिक बैंक की परिसंपत्तियों में नकदी का विशेष महत्व है। प्रत्येक बैंक को अपने बैंकिंग कार्य को करने के लिए नकदी अपने पास रखनी पड़ती है और इस पूरे अमाउंट को इस आइटम के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा अल्प सूचनार्थ ऋणों को भी इसमें दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक अति अल्पकालीन ऋणों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं जिसको मैंने पहले बताया भी था और आगे के लेक्चर में यह आएगा भी, तो इसको भी शामिल किया जाता है। और इसके अलावा जो बैंक विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स में या विभिन्न उपकरणों में विनियोग करते हैं अपने धन को, उसको भी इसमें प्रदर्शित करता है। तो विनियोग दो प्रकार के होते हैं, बैंक अपना कुछ पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करता है और कुछ गैर सरकारी प्रतिभूतियों में वह निवेश करता है। तो इन दोनों चीज़ों को बैंक विनियोग के अंतर्गत प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ऋण और अग्रिमों को भी बैंक एसेट्स के अंतर्गत प्रदर्शित करता है। तो ऋणों तथा अग्रिमों का व्यापारिक बैंक की परिसंपत्ति की अनुसूची में विशेष महत्व है। साधारणतः 50% से अधिक जमाओं को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में ब्याज दर पर उधार देकर बैंक लाभ प्राप्त करते हैं और इस राशि को वो एसेट्स के अंतर्गत अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके अलावा कार्यस्थान, फर्नीचर तथा अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा एसेट्स के अंतर्गत दिया जाता है। अर्थात बैंक की जो समस्त चल और अचल संपत्तियां होती हैं उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अब समझते हैं कि जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसको बनाने से लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले बैंक जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट से बैंकों की आर्थिक जो स्थिति है उस स्थिति का सही तरीके से ज्ञान होता है। अर्थात बैंक फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और उसकी जो वित्तीय कार्य प्रणाली है वो कितनी दक्ष है, इस बात का अनुमान बैलेंस शीट से हो जाता है। इसके अलावा बैलेंस शीट के माध्यम से बैंकों की आर्थिक स्थिति की तुलना भी की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बैंक यह विश्लेषण करना चाहता है कि
पिछले वर्षों की तुलना में बैंकों की आर्थिक स्थिति में या उसके बैंक की आर्थिक स्थिति में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या क्या परिवर्तन हुआ है, तो उसको समझने के लिए बैलेंस शीट एक उपयोगी माध्यम है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों की आर्थिक स्थिति से तुलना भी बैलेंस शीट के माध्यम से ही की जाती है। तो यदि कोई एक बैंक है वो अपने परफॉर्मेंस को अन्य बैंकों की परफॉर्मेंस से तुलना करना चाहता है कि वो उन बैंकों के सामने किस स्थान पर खड़ा है, किस पोजीशन में खड़ा है, तो उसके लिए बैलेंस शीट के आधार पर विश्लेषण करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बैलेंस शीट होती है वह व्यापारिक बैंकों के पूरे वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है और यह भी प्रदर्शित करती है कि कोई भी बैंक फिनेंशियली कितना स्ट्रांग है और उसकी कार्यप्रणाली कैसी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।